Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ योर विजय है और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और ये सेकंड बुक है, ठीक है, जो इंडिया वाली बुक है उसकी सेकंड बुक है। इससे पहले हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हमने देखा था कि कैसे जब भारत बन रहा था तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। दूसरे चैप्टर में दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो उसके बाद जब 1950 के बाद सरकारें बननी चालू हुई, उसमें से इस चैप्टर के अंदर ये बताया कि कांग्रेस ही सबसे महत्वपूर्ण देश उसमें से क्यों रही, कांग्रेस सबसे आगे क्यों रही, वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश करी थी। और दोस्तों आज हमारा तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। अब दोस्तों नियोजित क्या होता है यानी कि प्लान्ड क्या होता है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। स्वतंत्र भारत में आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही था कि जब विकास करना था तो किस चीज़ पे फोकस करना था, यानी कि पर्पस क्या था, पर्पस था इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, 1950 के बाद ही तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले 200 साल तक तो हमारे देश में इंग्लिश लोग राज कर रहे थे, यूके के लोग राज कर रहे थे और उन्होंने हमारी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करा, बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि रिसोर्सेज का बहुत यूज़ करा और उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए करा। लेकिन अब जब हम आज़ाद हो गए हैं तो सिंपल सी बात है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। अब सोशल इकोनॉमिक जस्टिस वो हमने देख लिया था कि राइट्स में हमें मिलेगा। और दूसरा दोस्तों, एक की रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट। अब जो गवर्नमेंट होगी वो स्टेबल होनी चाहिए ताकि वो क्या कहते हैं पूरी तरीके से एक विकास के मुद्दे पर क्या कहते हैं फोकस कर सके। तो उस समय पे हमारे हिसाब से जो विकास की विचारधारा थी यानी कि जो धारणा थी वो क्या थी, तो वो हमने देख लिया था कि आज़ादी के बाद इस पर खूब बहस हुई कि मतलब हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ पे हमें जाना चाहिए, किस चीज़ से हम ग्रो हो सकते हैं, है ना। तो उस समय पे ऐसा लोगों को लगता था कि विकास का मतलब शायद से यही हो सकता है कि जो भारत है वो टेक्नोलॉजी के अंदर और वेस्टर्नाइज जो होता है, पश्चिमीकरण की सभ्यता जो होती है, अगर उसको अपना लेगा तो इसके हिसाब से जो भारत है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आपके पास विकल्पों की वृद्धि हो जाए उसे आप डेवलपमेंट बोलेंगे, यानी कि जब आप पे ऑप्शंस बहुत सारे हो जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमें प्लान चाहिए। तो ये चीज़ लोगों की समझ में आया कि प्लान के लिए हमें मॉडर्नाइज होना पड़ेगा और हमें पश्चिमीकरण की जो सभ्यताएं होती है हमें उसको अपनाने की ज़रूरत है। और शायद से हम अगर इस चीज़ पे आगे चले तो हम काफ़ी मॉडर्नाइज भी हो जाएंगे और विकासशील देश भी होंगे। तो विकसित देश तो वो सारे थे, इसलिए हमें उनकी कॉपी करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इस हिसाब से भारत सरकार ने गरीब उन्मूलन और सामाजिक और आर्थिक पुनर्जागरण कार्यक्रम चालू करे। यानी कि सरकार ने क्या करा, जो पॉवर्टी एलिवेशंस है उसके ऊपर, सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स है उसके ऊपर उन्होंने फोकस करने की कोशिश करी। अब दोस्तों ये सब होगा कैसे, ये सब होगा प्लान्ड इकोनॉमिक के थ्रू, प्लान्ड सिस्टम के थ्रू। इसकी वजह से नियोजन विकास की राजनीति आई और हमारे सामने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो हम फोकस करें पूंजीवाद। पूंजीवाद वो आप जिस बच्चे ने कोल्ड वॉर का चैप्टर पढ़ा हुआ है वो समझेगा कि पूंजीवाद क्या है और समाजवाद क्या है। तो जिसने मेरी कोल्ड वॉर की वीडियो नहीं देखी है वो कोल्ड वॉर की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोल्ड वॉर की वीडियो के अंदर भी मैंने बताया हुआ है कि समाजवाद और पूंजीवाद है क्या। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए समाजवाद और पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को अपनाया और जैसे हमने बोला मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का फ़ायदा हमें हुआ और आज भी हमारे देश के अंदर मिक्स इकोनॉमिक चल रही है, जिसमें कुछ सेक्टर्स प्राइवेट के हाथ में होते हैं और कुछ सेक्टर्स सरकार के हाथ में होते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पूंजीवाद और साम्यवाद पढ़ना है तो आपने कोल्ड वॉर वाला चैप्टर मेरा देखा होगा, नहीं देखा तो आप उसे देखिए। तो ये था हमारे भारत के हिसाब से विचार की अवधारणा। इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए
नियोजन विकास बनाया गया, प्लानिंग बनाई गई। नियोजन विकास का मतलब होता है प्लानिंग करके कोई काम करना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने भी यही करा। हम लोगों ने योजना बनाने में सरकार की अहम भूमिका निभाई। और यहाँ पर सरकार ने क्या करा, सरकार ने प्लानिंग बनाने के लिए महान उद्योगपति जो है, पूंजीपति वर्ग जो है, वो सारे के सारे लोग बॉम्बे के अंदर मिले, जैसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 1944 में इन लोगों की मीटिंग हुई थी। इन सभी लोगों ने, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, बड़े बड़े बिजनेस ऑनर्स हैं, इन सब लोगों ने मिलकर अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए प्लानिंग करी और उसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ये आपकी बुक के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें कुछ डिस्प्यूट भी हुए थे, कुछ दक्षिणपंथी, वामपंथी, लेफ्टीज, राइटीज भी थे, लेकिन दोस्तों मेन ये था कि इन लोगों ने बॉम्बे प्लान के अंदर योजनाएं बनाई, जिसे आप बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। अब ज़्यादा हिस्ट्री जाननी है तो आप विकीपीडिया के अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बाकी मेरे जो वेबसाइट है उसके अंदर भी बॉम्बे प्लान के बारे में आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छा। तो 1944 में उद्योगपति जो है उसका एक जुट और एक तबका जो है, एक ग्रुप जो है वो सब साथ में आया और उन्होंने बॉम्बे प्लान किया। इस तरीके से हम लोगों ने भारत के अंदर क्या करा, एक सेटअप करा। हमने मार्च 1950 के अंदर चेयरमैनशिप जो थी वो दी हमने किसको, प्राइम मिनिस्टर को। अध्यक्षता जो है मार्च 1950 में हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी। समझ रहे, आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर प्लानिंग कमीशन है। और आप मुझे बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन का हेड अभी कौन है एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। हर साल बदलता है ये, जब भी गवर्नमेंट आती है, नहीं जब भी बदलता है ये प्लानिंग कमीशन। शुरुआत में जब इसका नाम पड़ा तो उस समय पे क्या कहते हैं, आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यानी कि प्रधानमंत्री जो थे, वो इस प्लानिंग कमीशन के हेड थे। 1950 में आप याद रखिएगा कि प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया गया। अब ये थोड़ा सा करंट फैक्ट है, अब इसका नाम प्लानिंग कमीशन हटा के भारत ने इसका नाम बदल दिया है। 5/1/2015 में इस प्लानिंग कमीशन का नाम बन गया है नीति आयोग। अब पंचवर्षीय योजना बनाई गई दोस्तों। पंचवर्षीय योजना होती क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1950 में सरकार हो गई अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना के फ्री। 1951 से लेकर 1956 तक 5 साल तक सरकार का फोकस रहता है। मान लीजिए कि सरकार के पास 5 करोड़ रुपए है। अब 5 करोड़ रुपए कितना स्टेट के ऊपर खर्च होना है और कितना सेंट्रल के ऊपर खर्च होना है, ये फोकस रहता है किसका, ये फोकस रहता है सरकार का। उस समय पे गरीबी बहुत ज़्यादा थी हमारे देश के अंदर, इसीलिए हम लोगों ने केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय जो कार्यक्रम थे वो चलाने की कोशिश करी। इससे फोकस यही होगा सरकार का जो बजट होगा कितना सेंटर में खर्च होगा और कितना कहाँ खर्च होगा वो पता चल जाता है। जवाहरलाल नेहरू मैंने आपको बता दिया कि वो उसके अध्यक्ष बने थे। पहली पंचवर्षीय योजना की रफ्तार जो थी वो कही गई धीरे धीरे चलो। तो धीरे धीरे चलने का मेन मकसद यही था कि कृषि के ऊपर काम किया जाएगा और कृषि से रिलेटेड जो कृषि क्षेत्र होंगे उन पे सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे और हमारे देश के अंदर भाई जब तक कोई खाएगा नहीं तो दिमाग कैसे चलेगा, ये काम कैसे होंगे। इसलिए हमने कृषि के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी और इसके जो विशेषज्ञ माने जाते हैं, चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं, वो के.एन. राज है। अब उसके अंदर क्योंकि कृषि जैसी चीज़ें थी तो बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए थे। पानी की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत क्योंकि किसान हमेशा क्या कहते हैं बारिश पे ही डिपेंड नहीं रह सकता। इसकी वजह से हम लोगों ने क्या करा, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर फोकस किया गया था और हमने बांध बनाने चालू करे। हम लोगों ने बांध और सिंचाई की सुविधा के लिए कंस्ट्रक्शंस करने चालू करे, बड़े बड़े डैम्स बनाए और डैम बनाने के लिए हमने सरकार ने पूरी तरीके से पैसा खर्च करा अपनी सेविंग में से। और दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो है वो आप देख सकते हैं पीसी महालनोबिस, आप देख सकते हैं ये इसके मेन वास्तुकार है और इन्होंने भी बोला था कि हमें अब सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर, उद्योगों के अंदर जाने की ज़रूरत है। कृषि के ऊपर हमने काम कर लिया है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमने उसी चीज़ के लिए मुख्य परियोजनाएं चलानी चालू करी। जैसे हमने इंपोर्ट के ट्रेड बैरियर्स जो है उनको कम करने की कोशिश करी, प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनके अंदर इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने की कोशिश करी और हमने फिर दूसरे देशों की जो टेक्नोलॉजी थी उसको अपने देश में लाने की कोशिश करी। मतलब मशीन, संचार, लोहा, बिजली, रेलवे, आप कह सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें हमने
नए नए तरीके से अपनाने की कोशिश करी। अब दोस्तों जब पहली पंचवर्षीय योजना और सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे तो बहुत सारे विवाद हुए थे, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना ये था कि जब पहला पंचवर्षीय योजना आया था तो उस समय पे सरकार को कृषि पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था और उसके बाद फोकस पूरा हुआ नहीं। दूसरा था कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उस पर इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था, तो इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाना चाहिए था या फोकस नहीं किया जाना चाहिए था, वो प्रमुख विवाद थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ लोगों ने कृषि का सपोर्ट करा, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ भाई जब पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी तो उस समय पे पिछड़ी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि के हिसाब से सुधर पाई थी और संसाधन का जो स्वरूप था यानी कि जो रिसोर्सेज थे वो बहुत सारे बने। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था वो कृषि के ऊपर ही बनाया जाना चाहिए था, इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं बनाया जाना चाहिए था, जिसमें से JS कुरियप्पा है और चौधरी चरण सिंह थे जो पहले कांग्रेस के नेता थे और फिर लोक दल के अंदर शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा था कि सेकंड 5 ईयर प्लान भी जो होना चाहिए वो कृषि के ऊपर ही होना चाहिए था, जिसमें से आप JS कुरियप्पा को देख सकते हैं, ये आपके बुक के अंदर भी इनकी इमेज मिल जाएगी। ये बहुत बड़े गांधीवादी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बताया था कि कैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था यानी कि अगर सेकंड 5 ईयर प्लान हुए थे तो सरकार को इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस ना करते हुए सरकार को ये फोकस किया जाना चाहिए था कि कैसे गांव के अंदर जो प्लांट किया जा सकता है, गांव के अंदर ग्रामीण जनता के तबकों तक इंडस्ट्रीज़ को कैसे ले जाया जा सकता है या उनको टेक्नोलॉजी कैसे दी जा सकती थी, जो नहीं हुआ था। तो क्योंकि अब सभी को पता है कि बहुत सारे इंडियन जो थे वो किसान जो थे वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थे, इसी वजह से कोशिश ये करा गया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या पूरी तरीके से उद्योगों के ऊपर फोकस किया गया उसमें बहुत सारी लापरवाही हुई, यानी कि कई लोगों के जीवन इससे प्रभावित हुए। सरकार चाहती तो इंडस्ट्रीज़ के बेस पे इनको फ़ायदा पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। स्टेबल एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर था वैसा का वैसा ही रह गया। और दोस्तों आपको इसके बारे में जानना है ज़्यादा तो आपकी क्लास के टेक्स्ट बुक के अंदर इसका चार्ट भी दिया हुआ है, बताने की कोशिश करी गई कि कैसे एग्रीकल्चर उस समय पे डेवलप नहीं हुआ था। तो औद्योगिकरण ज़रूरी तो था उस समय पे, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में अगर औद्योगिकरण पे फोकस नहीं किया जाता तो शायद से कृषि के क्षेत्र के आधुनिकीकरण की बात भी नहीं होती, बाहर की विदेशी मुद्रा भी हमें नहीं आती, विदेशी जो अवसर थे वो नहीं मिल पाते, रोजगार का अवसर पैदा नहीं हो पाता, गरीबी ख़त्म नहीं कर सकते थे, आर्थिक विकास तेज़ी से नहीं हो सकता था। लेकिन हमने किया, जैसे तैसे चीज़ों को करा हम लोगों ने, और उसके साथ साथ हमने पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज़ बना जिसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर वर्सेस पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज़, वो कहीं ना कहीं था। कुछ लोगों ने इसका फेवर करा और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आए थे। अब बात करते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या समझते हैं? पब्लिक मतलब यानी कि निजी से, पब्लिक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट मीन्स निजी। अब क्योंकि मान लीजिए चाहे कृषि हो रहा है चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, दोनों में क्या कहते हैं आपके सरकार का इंटरफेरेंस भी रहेगा और पूरी तरीके से निजी क्षेत्र भी उसके अंदर रहेंगे। पर बहुत सी कंट्री के अंदर दोस्तों ये चीज़ें नहीं अपनाई गई है। अगर आप पूंजीवादी मॉडल अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ निजी क्षेत्र जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर, उसको ही फ़ायदा होगा। और अगर आप साम्यवादी अपनाते हैं तो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा फायदा होगा और स्टेट के पास ज़्यादा पावर हो जाएगी। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी गई कि कैसे पब्लिक सेक्टर सरकार ने अपने हाथों में ज़्यादा लिया और उसने प्राइवेट सेक्टर को भी बैलेंस करके रखा। इसे ही मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों ही अर्थव्यवस्था को दोनों को साथ में लेके आने की कोशिश करी और इसे ही दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो इसीलिए पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर यहाँ पर कुछ लोगों ने निजी क्षेत्रों का समर्थन करा और दोस्तों कुछ लोगों ने निजी क्षेत्रों को बोला कि निजी क्षेत्र गलत है। निजी क्षेत्र इसलिए गलत है क्योंकि जब जैसे मान लीजिए गूगल आ गया, गूगल ने बहुत सारे क्रोम ब्राउज़र चला दिए, ईमेल, जीमेल, ये सारी चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, इन सब के अंदर लाइसेंस अथॉरिटी, परमिट, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप सरकारी सेक्टर की चीज़ें देखेंगे तो आप अगर मान लीजिए कि आप अपना आधार कार्ड बनाना है आपको,
अगर आपको अपना आधार कार्ड बनाना है तो आप देखेंगे उसके अंदर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये सरकारी काम है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसी बिहाफ पे अगर आपको अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, उसमें बहुत सारी इंक्वायरीज़ भरनी होती है, बहुत सारी चीज़ें वो आपकी हैक कर सकते हैं, आपको बैन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में अंतर आया था। पब्लिक सेक्टर में सरकार वहीं घुसने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आ पा रहा था या प्राइवेट सेक्टर को लाया नहीं गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर दोस्तों, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है उसके साथ कहीं ना कहीं एमएनसी जो होती है दोस्तों, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में आ जाती है एमएनसी जो होती है, उसके साथ सरकार को कॉम्पिटिट करना पड़ा था। और भारतीय कंपनी ने क्या कहते हैं सुधार करने की अपनी बहुत सारी कोशिश करी। लेकिन दोस्तों जब सरकार के अंडरटेकिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो आप देखेंगे कि उसमें करप्शन और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैलने के चांसेस होते हैं। अब दोस्तों इसके परिणाम बहुत सारे हुए थे। सरकार ने कोशिश ये करी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें वो एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्रों में पूरा फोकस करें। सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि भाई वैश्वीकरण चल रहा था और सरकार के इंटरफेरेंस की वजह से गरीबों को तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और ना अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मिडल वर्ग जो है उसमें निकल के आया। इसके परिणाम बहुत सारे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने 3 चुनौतियाँ देखी थी। 3 चुनौतियों में से तीसरी चुनौती थी सभी के भलाई के बारे में सोचना। तो यहाँ पर सरकार जो थी सक्षम नहीं हो पा रही थी। जो तीसरा ऑब्जेक्ट था वो पूरी तरीके से करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था, क्योंकि लैंड रिफॉर्म की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि अगर भूमि सुधार हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर, अगर कृषि के ऊपर बात करी गई थी तो कहीं ना कहीं कृषि जो था उसमें लैंड रिफॉर्म हो ही नहीं पाया। इसमें हुआ क्या कि ज़मीनों का बहुत बड़ा हिस्सा जो था ज़मींदारों के हाथों में होता था और ज़मींदार प्रथा जो थी उस समय पे क्या कहते हैं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पाया। व्यापारिक जो वर्ग थे, जो बिजनेस क्लास थे, उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ पहली पंचवर्षीय योजना में और गरीबों को कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरकार ने इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसमें भूमि सुधार की बात करी गई थी और फर्स्ट 5 ईयर प्लान, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो कृषि के ऊपर ही था। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमने क्या करा कि अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम करा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले हमारे भारत देश के अंदर जमींदारी प्रथा हुआ करती थी और जमींदार के ही लोग क्या कहते हैं पूरी तरीके से राजाओं को या तो अंग्रेजों को टैक्स दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जमींदारी प्रथा जो है पूरी तरीके से ख़त्म करी गई और भूमि को सुधार किया गया और हमने ज़मींदारों को भूमि छुड़वाने से मदद करी, जिससे जो भूमिहीन किसान थे, लैंडलेस फार्मर थे, उनको कहीं ना कहीं लैंड दे दिए गए ताकि भूमि का सुधार हो सके, उन पे खेती हो सके वगैरह वगैरह बातें हुई थी। अब इसकी वजह से हमने क्या करा कि पूरी तरीके से जो ज़मींदार थे उनकी राजनीति ख़त्म हो गई और इसकी वजह से जो कृषि का जो इलाका था उसमें कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं नए लॉज लेके आई सरकार। अब इस वजह से, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1960 के दशक में, लगभग 1960 के दशक में जब भारत के अंदर 1965 और 1962 दो टाइम पे युद्ध हुए थे, अगर आपको ध्यान हो तो 1962 और 1965 की वजह से जब युद्ध हुए तो हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं खाने की जो व्यवस्था थी, खाने पीने की जो व्यवस्था थी, यानी कि जो फसलें थी वो काफ़ी कम हो गई थी और इससे हमारे देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसको पूरी तरीके से यूएसए से दूसरे जो गेहूं होता था वो लेना पड़ता था और देश कर्ज में डूबता जा रहा था। दैट इज़ वाई उस समय एक तरीका निकाला गया जिसे बोला जाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति उत्तर प्रदेश भारत में पहले से ही विकसित एक तरीका था जिस पे फोकस किया जा रहा था, लेकिन हरित क्रांति के ऊपर फोकस करा गया। यानी कि जिस समय हमारे देश के अंदर फेमिनाइन जैसा सिस्टम चल रहा था, अकाल जैसा सिस्टम चल रहा था, सूखा जैसा सिस्टम चल रहा था, तो उस समय हमने हरित क्रांति जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया। हरित क्रांति का मतलब होता है कि सरकार ने कहा कि हम मोस्टली पैसा जो है वो खेती के ऊपर खर्च करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हम करेंगे क्या, हम किसानों को उस समय पे जो बीज होंगे जिसे आप हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते हैं, HY
वी सीड्स जिसे आप बोलते हैं, ये सीड्स देंगे जिन्हें उन्नत किस्म के सीड्स बीज दिए जाते हैं, किसानों को दिए जाएंगे और किसान उन्हें बोएंगे और उसके बाद हम उन्हें खाद सस्ती देंगे, हम उन्हें पेस्टिसाइड जो होते हैं, कीटनाशक जो पौधों के ऊपर डाले जाते हैं ताकि अच्छी पैदावार हो सके, ये सब हम देने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? हरित क्रांति का मतलब होता है फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी करना, यानी कि ये सारी चीज़ें, उन्नत किस्म के बीज हो गए, उर्वरक खाद हो गई और कीटनाशक दवाइयाँ होगी और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो गई। इससे क्या होगा, इससे किसान पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में, जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन वाले इलाके में जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अच्छी फसल हो सकती है, तो उन इलाकों के अंदर पूरी तरीके से खेती होगी और हमारे देश में हरित क्रांति का मतलब आप समझ गए होंगे, हरा हरा कर देना, यानी कि फसलों की पैदावार को बढ़ा देना। सरकार क्या कर रही है? सरकार किसानों को ये सारी चीज़ें मुफ्त देने की कोशिश करेगी। अब क्योंकि उनको बेटर सब्सिडाइज मिल रहा है, खेत सिंचाई की अच्छी व्यवस्था मिल रही है, उन्नत किस्म के बीज मिल रहे हैं, गेहूं की कीमतें अच्छी उन्हें मिल रही है, तो सिंपल सी बात है कौन किसान नहीं करेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई सरकार ने पूरी तरीके से मध्यम वर्ग को उदय करना चालू कर दिया, मिडिल क्लास बढ़ गई, यानी कि किसान वर्ग जो गेहूं का प्रोडक्शन करने लग गया हरित क्रांति की वजह से, उसमें नया वर्ग उदय हुआ। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना करी क्योंकि आपको पता है कि हरित क्रांति एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। क्वेश्चन पेपर में यही आएगा कि हरित क्रांति क्या है, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड देन आपको बताया जाएगा राइट इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आप ये बोल सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इससे रिच फार्मर्स को ही ज़्यादा फायदा हुआ। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे किसान भी होंगे जिन पे 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीनें होंगी। अब अगर 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीनें, तो दोस्तों जो 10 बिस्सा 5 बिस्सा वाले ज़मीन वाले होंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा कंपैरिजन 10 एकड़ ज़मीन में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। तो इस पर बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से गेहूँ के ऊपर ही फोकस करा गया, एक ही फसल पे फोकस करा गया, ज़्यादा फसलों पर फोकस किया नहीं गया। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों पे ज़्यादा फोकस हुआ, जबकि हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, साउथ के इलाके कितने सारे हैं उन सब पे फोकस नहीं करा गया, सिर्फ और सिर्फ यहीं के इलाकों पर ही फोकस किया गया, तो यहीं पे फ़ायदा हो पाया, है ना। दूसरा था दोस्तों वाइट रेवोल्यूशन आपने बहुत बार डायलॉग सुना होगा, अटली बटली डिलीशियस अमूल, तो ये बहुत फेमस है। और उस समय पे आप देखेंगे कि श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध, यानी कि श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, वाइट रेवोल्यूशन। हमारे देश में न्यू जर्सी जैसे इलाकों में, जॉर्जिया जैसे इलाकों से दूध को मंगाया जाता था शुरुआती समय पे, लेकिन दोस्तों एक ऐसा बंदा आया गुजरात के अंदर, जैसे आप वर्गीस कुरियन के नाम से जानते हैं, द मिल्क मैन ऑफ द इंडिया, इसने भारत देश की तख्ता पलट कर दिया, काया पलट कर दी। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से ऐसे ही नहीं जाना जाता। वर्गीस कुरियन एक ऐसे व्यक्ति है जो गुजरात से, इन्होंने जो गुजरात कॉर्पोरेट मिल्क सोसाइटी स्टार्ट करी, इन्होंने कहा कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, मेकिंग ऑफ फेडरेशन लिमिटेड इन्होंने बनाया। इन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, अमूल एक ऐसा दूध होगा या एक ऐसी कंपनी बनाई जाएगी जो पूरे भारत के अंदर दूध बेचने वाले व्यापारियों को कनेक्ट कर लेगी। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे एक आनंद के अंदर, आनंद एक जगह है गुजरात के अंदर, सिटी है, वहाँ पर क्या कहते हैं इसको बनाया गया और 25 लाख और क्या कहते हैं एक बारी में जो दूध बेचने वाले विक्रेता उनको जोड़ लिया। इससे ग्रामीण विकास हुआ, गरीबी खत्म हुई। और इसी पैटर्न को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से आते हैं, श्वेत क्रांति के नाम से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बस आपको बताना चाहूँगा इसमें थ्रू। मान लीजिए कि ए नाम का एक लड़का है या ए नाम का एक व्यक्ति है जो दूध सेलर है, यानी कि दूध बेचा करता है। दोस्तों अगर वो दूध बेचा करता है तो आपको पता है कि दूध बेचने के लिए उसको सुबह उठना पड़ता होगा, भैंस को नहलाना और उसके बाद उसे दूध निकालना, फिर बेचने के बाद उसको किसी बॉटल के अंदर या किसी चीज़ के अंदर सेव करके दूसरे विलेजेस के अंदर जाके बेचना। इससे क्या होता था कि इतना लंबा प्रोसेस होता था। अब दूध विलेज के अंदर जाके जब बेचना है दोस्तों, तो फिर उसके बाद कोई बी नाम का बंदा भी होगा, सी नाम का बंदा होगा, डी नाम का बंदा होगा, ई नाम का बंदा होगा। अगर वो दूध उससे खरीद लेता है तो उसके दूध के पैसे वसूल हो जाएंगे। और सपोज मानिए कि उसका दूध रास्ते में गिर जाता है या उसका दूध खराब हो जाता है, तो बेचारे की पूरी आमदनी खराब हो जाती है और पूरी मेहनत खराब हो जाती है।
इसकी वजह से क्या किया गया कि ये सारी चीज़ें ख़त्म करके वर्गीस कुरियन ने क्या करा, वर्गीस कुरियन ने किसी एक नॉर्मल किसान से, किसी भी एक किसान से, बी नाम के किसान से जो दूध निकालता है, उसने क्या करा कि उसको गांव जाके बेचने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्टली एक अमूल का क्या कहते हैं एक एजेंट होगा जो हर गांव के अंदर होगा, वो डायरेक्टली सारा दूध अपना अमूल को बेच देगा। इससे क्या होगा कि उसको पूरी मेहनताना मिल गया, उसको पूरा पैसा मिल गया और अमूल के पास दोस्तों पूरा दूध आ गया। फिर ये पूरा का पूरा दूध गुजरात जाता है, पूरी तरीके से साफ़ होता है, इसकी क्वालिटी चेक होती है, पैकेजिंग होती है एंड देन पूरे भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे क्या हुआ, एक पंथ दो काज हो गया, किसान का अपना पैसा निकल गया और जो अमूल जिन्होंने एक पूरी कंपनी बनाई है उसको दूध मिल गया, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज़ एक क्रांतिकारी मोड़ था कहीं ना कहीं। 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड करके, ये बाढ़ लिखा हुआ ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया और बहुत सारे बिचौलियों को ख़त्म कर दिया गया। इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या होता था कि एक पोलिंग एजेंट होता था, पोलिंग एजेंट कह रहा हूँ मैं, मिल्क एजेंट होता था। मिल्क एजेंट पे आप जाओगे, किसी भी डेयरी में जाओगे, आप सारा का सारा दूध जो है, अपना सारा का सारा मिल्क जो एक नॉर्मल किसान होता है वो सारा का सारा इनको बेच देगा। इससे क्या होगा कि इनके पास दूध आ जाएगा और ये फिर एक गाड़ी आएगी, इनके पास एक कार या बस या ट्रक जो भी होता है उन पे आएगा अमूल की तरफ से और ये लोग अपना सारा दूध इनको बेच देगा। इससे क्या हुआ कि एक नॉर्मल किसान को आश्वासन हो गया कि मेरा सारा का सारा दूध बिकेगा। तो इस तरीके से अमूल मिल्क की कहानी स्टार्ट हुई 1970 के दशक में। ऑपरेशन फ्लड की वजह से बहुत सारे दूध विक्रेता जो दूध बेचने वाले लोग थे उनको फ़ायदा हुआ और इसकी वजह से सरकार में एक अच्छा रोल मॉडल पेश हुआ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फेमस हुआ ये। तो ये श्वेत क्रांति थी यानी कि वाइट रेवोल्यूशन। दोस्तों पिंक रेवोल्यूशन भी है और उसके बाद येलो रेवोल्यूशन भी है, रेड रेवोल्यूशन भी है, बहुत सारे रेवोल्यूशन है। आप चाहे तो उनको भी पढ़ सकते हैं, तो वो आपको विकिपीडिया पे मिलेगा। दोस्तों हम यहीं नहीं रुके, मैं आपको बता देता हूँ कि 1950 से लेके 1980 के दशक तक हमने डेवलपमेंट करी और डेवलपमेंट दोस्तों उस समय पे हमने पूरी तरीके से निजी क्षेत्रों के ऊपर तो प्रतिबंध लगाया, लेकिन हमने और चीज़ें करी। जैसे हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण पे फोकस करा, प्राइवेट बैंक हमने खोले, 14 प्राइवेट बैंक खोले। उसके बाद हमने गरीबों के लिए पुलिस जैसी सिक्योरिटी बनाई और उसके बाद हमने सोशलिस्ट पैटर्न बनाने की कोशिश करी। हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 1991 के अंदर लेके आए। अब इसमें अर्थव्यवस्था की कुछ समस्या बस दोस्तों ये थी कि 1930 से लेके 1950 से लेके 1980 के दशक में जब ये डेवलपमेंट हो रहा था इसकी गति बहुत धीमी थी। इसकी 3% की गति थी दोस्तों और आपको पता है ये गति बहुत स्लो होती है, लेकिन क्या करें उस समय पे हमारा बोल सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत तगड़ा था। उस समय करप्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता था। इसकी वजह से क्या कहते हैं हम लोगों का विश्वास खोते जा रहे थे और अर्थव्यवस्था जितनी तेज़ी से डेवलप होनी चाहिए थी उतनी तेज़ी से डेवलप नहीं हुई। लेकिन कहने का मेरा सेंस ये है कि 1950 से लेके 1980 के दशक तक हमने पूरी तरीके से हर चीज़ को प्लान्ड इकोनॉमिक में तब्दील करने की कोशिश की थी। तो इस चैप्टर के अंदर दोस्तों यही इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और ये इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आप प्लान ज़रूर करिए, कुछ भी अगर आप करते हैं जैसा भारत देश ने करा था वो आप देख सकते हैं। सो दिस इज इट इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।